हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है व्हाट वर द चैलेंजेस रिगार्डिंग सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप इन इंडिया बिफोर 1990, व्हाई पावर शेयरिंग बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट इज सो इफेक्टिव प्रेजेंटली। इस क्वेश्चन का मतलब है स्टूडेंट्स कि 1990 के पहले इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच का जो रिलेशनशिप था उसमें कौन कौन से चैलेंजेस यानी कि चुनौतियां थी, एंड ऐसा क्यों है कि जो पावर शेयरिंग थी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में वो प्रेजेंटली यानी कि वर्तमान में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, असरदार है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो यहाँ पे स्टूडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच के रिलेशन को दो पार्ट में हम देखने वाले, एक 1990 के पहले कैसा था और एक 1990 के बाद कैसा था। तो चलिए पहले देखते हैं कि 1990 के पहले सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच के रिलेशन को। तो स्टूडेंट्स इंडिया में बहुत समय तक के एक ही पार्टी यानी कि सेम पार्टी जो है वो रूल कर रही थी, यानी कि उन्हीं की गवर्नमेंट चल रही थी सेंटर में भी और मैक्सिमम या ज्यादा से ज्यादा स्टेट में भी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जिस पार्टी की गवर्नमेंट थी उसी पार्टी की गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में भी थी। तो इसका मतलब ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने पावर्स को या अपने राइट्स को, अधिकारों को मॉनिटर नहीं कर पा रही थी, देख नहीं पा रही थी, एक्सरसाइज नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उनकी खुद की गवर्नमेंट जो है वो फेडरल यूनिट में थी। यानी कि फेडरल का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में उनकी खुद ही की सरकार थी। तो कहीं ना कहीं जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो अपने पावर्स को सही तरीके से यूज नहीं कर पा रही थी। जो भी ऑर्डर आ रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट से उसी के हिसाब से वो चल रहे थे। तो इनडायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अपने पावर्स को यूज नहीं कर पा रही थी इसलिए वो अपने पावर्स को, अपने राइट्स को, अपने अधिकारों को वो मॉनिटर नहीं कर पा रहे थे, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ वर्ड आए हैं जैसे कि ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का मतलब होता है खुद ही की सरकार होना, खुद का ही शासन होना, खुद की गवर्नमेंट होना, एक्सरसाइज नहीं करना यानी कि मॉनिटर नहीं कर पाना, देखरेख नहीं कर पाना। तो ये थी सिचुएशन जब सेंटर में और स्टेट में दोनों ही जगह एक ही सरकार है, आई मीन एक ही पार्टी की सरकार है। लेकिन जब ये देखा गया कि स्टेट गवर्नमेंट पे या स्टेट लेवल पे एक डिफरेंट रूलिंग पार्टी यानी कि अलग पार्टी की सरकार है, तो उस केस में जो सेंटर पे जो गवर्नमेंट होती है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पार्टी रूल करती है, जिसकी गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है, तो जनरली वो क्या करती है, कोशिश करती है कि स्टेट गवर्नमेंट के जो पावर्स है, जो शक्तियां हैं, उनको कमजोर किया जाए। अंडरमाइन का मतलब होता है कमजोर करना। एंड उन दिनों में जनरली क्या होता था स्टूडेंट्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी वो अक्सर कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का मिसयूज करती थी, गलत उपयोग करती थी। और यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कोशिश करती थी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, जहां पे अपोजिट पार्टी है या विरोधी पार्टी है, उनको डिसमिस कर देती थी यानी कि हटा देती थी। क्योंकि वो अपोजिट पार्टी की थी इसलिए उनको हटा देते थे। तो इस तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को मिसयूज करती थी, क्योंकि उसी कॉन्स्टिट्यूशन में एक रूल लिखा हुआ था कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकती है। तो इस तरीके से जो फेडरलिज्म की जो भावना थी वो कहीं ना कहीं कमजोर होते दिखाई दी 1990 के पहले। तो इन समय स्टूडेंट्स 1990 के पहले इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट का जो रिलेशन था वो ऐसा था कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में भी और स्टेट गवर्नमेंट में भी सेम पार्टी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट को उनके पावर्स को मॉनिटर करने का अधिकार ही नहीं था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑर्डर आ रहे हैं उन्हीं को फॉलो करना है। लेकिन अगर डिफरेंट पार्टी है, राइवलरी पार्टी है, अपोजिट पार्टी है स्टेट गवर्नमेंट में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को मिसयूज करते हुए उस स्टेट गवर्नमेंट की राइवलरी पार्टी या अपोजिट पार्टी को डिसमिस कर देती थी, हटा देती थी, इस तरीके से कमजोर करने की कोशिश करती थी। एंड इसी वजह से फेडरलिज्म की भावना को कमजोर किया गया 1990 के पहले, यानी कि लोग फेडरलिज्म में बिलीव नहीं कर पाते थे, यकीन नहीं कर पाते थे, विश्वास नहीं रख पाते थे। तो ये थी सिनेरियो 1990 के पहले का। अब चलिए देखते हैं 1990 के बाद क्या हुआ। तो 1990 के बाद काफी हद तक जो ये सिचुएशन थी वो चेंज हो गई थी स्टूडेंट्स, सिग्निफिकेंटली, यानी कि काफी हद तक। तो 1990 के बाद का जो समय था वहां पे देखा गया कि बहुत सारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो सामने आते हुए दिखाई दे रही थी। रीजनल का मतलब होता है धर्म के बेस पे जो नई नई पॉलिटिकल पार्टीज बन रही थी वो हमको बहुत सारे स्टेट्स में देखने को मिली। और यहीं से गठबंधन सरकार का एक नया युग, नया एरा शुरू हो गया। एरा यानी कि युग, बिगिनिंग यानी कि स्टार्ट। तो इस तरीके से क्योंकि बहुत सारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हमको इंडिया में देखने को मिल रही थी
गठबंधन सरकार के युग की शुरुआत देखने को मिली। तो ये कोलिशन का मतलब होता है गठबंधन। गठबंधन क्या होता है स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा होता है कि एक ही पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल पाती है, बहुमत नहीं मिल पाता है, तो उस केस में एक से ज्यादा पार्टी मिल करके वहां पे गवर्नमेंट बनाती है, तो उसको हम बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट या गठबंधन या फिर मिलीजुली सरकार बोलते हैं। और ये चीज देखा गया, जो कोलिशन गवर्नमेंट थी, जो गठबंधन सरकार थी, वो हमको सेंट्रल गवर्नमेंट में देखने को मिली, क्योंकि वहां पे कोई भी ऐसी सिंगल पार्टी नहीं थी जिसको क्लियरली साफ साफ मेजोरिटी मिली हो, बहुमत मिला हो लोकसभा के चुनाव में। लोकसभा के चुनाव यानी कि जहां पे प्रधानमंत्री का, प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होता है। तो स्टूडेंट्स, जब क्लियरली मेजोरिटी नहीं मिलती है तो उस केस में क्या होते हैं, जो सबसे बड़ी नेशनल पार्टी होती है, बड़ी नेशनल पार्टी का मतलब है स्टूडेंट्स ऐसी पार्टी जिसको ज्यादा वोट मिले या ज्यादा सीट मिली है, तो वो अदर पार्टी के साथ, बहुत सारी अदर पार्टी के साथ अलायंस बनाती थी, यानी कि संधि, यानी कि आपस में मिलकर के गवर्नमेंट में एंटर करते थे और अपनी सरकार बनाते थे। तो यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारी रीजनल पार्टीज मिलकर के जो है वो गवर्नमेंट बनाती थी, सरकार बनाती थी सेंटर पे। तो इस तरह से जन्म हुआ पावर शेयरिंग के एक न्यू कल्चर का, नई संस्कृति का, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी वो कोलिशन गवर्नमेंट थी, गठबंधन वाली सरकार थी। तो इस वजह से इनको रिस्पेक्ट करनी पड़ती थी, सम्मान देना पड़ता था स्टेट गवर्नमेंट की ऑटोनॉमी को, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जहां पे एक ही पार्टी की गवर्नमेंट थी तो उनको रिस्पेक्ट करना पड़ता था। ये एक नया ट्रेंड आ गया था, नया दौर आ गया था कोलिशन गवर्नमेंट का, गठबंधन वाली सरकार का, जिसको सपोर्ट मिला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही जो है मेजर जजमेंट करता था, बड़े बड़े फैसला लेता था। उन फैसलों की वजह से अब ये मुश्किल हो गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कि वो स्टेट गवर्नमेंट को मनमानी तौर पे या अपनी मनमानी करके स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दे या हटा दे। अब ये मुश्किल हो गया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। इन समरी स्टूडेंट्स, अब किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट को हटाना बहुत आसान नहीं था। तो इस तरह से फेडरल गवर्नमेंट में जो पावर शेयरिंग की गई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, वो बहुत ज्यादा असरदार रही, बहुत ज्यादा इफेक्टिव रही आज के जमाने में, जो कि अब से कुछ साल पहले बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं थी, असरदार नहीं थी। लेकिन अब अगर आज के समय की बात करें तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। और ये तब से हुआ जब से कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान जो है वो लागू किया गया था, यानी कि जो बदलाव किए गए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए, उसके बाद से ये बदलाव हमको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग आपको पता होना चाहिए। लेड यानी कि जन्म हुआ, आर्बिट्ररी मैनर यानी कि अपनी मनमर्जी करके, अपनी मनमानी तौर पे, एंड केम इनटू द फोर्स यानी कि जब से लागू हुआ, और कॉन्स्टिट्यूशन यानी आपको पता होगा स्टूडेंट्स संविधान होता है जहां पे एक ऐसी बुक होती है, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि एक ऐसी बुक है जिसमें किसी भी कंट्री को, देश को या गवर्नमेंट को चलाने के रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।